Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to our channel Try and Gain. आज हम देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसे कहते हैं? कोई भी एलिमेंट आप ले लें, कोई भी एलिमेंट है उसका एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कोई भी जो एटम है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम कहते हैं कि ये क्या बन गया है? ये कैटआयन बन गया है, केटायन बन गया है। ठीक है, और कोई भी एटम जब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देना, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है। और जो मेटल्स है हमारे पास, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देती हैं, बहुत आसानी के साथ मेटल्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटल्स हैं वो क्या है? मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट ग्रुप में देखें, फर्स्ट ग्रुप में आपके पास सोडियम प्रेजेंट है। क्या है? सोडियम। सोडियम क्या करता है? सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज कर देता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगले शेल में 8 होते हैं और उसी अगले शेल में कितने होते हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज करके क्या बना देता है? सोडियम कैटायन बना देता है, Na पॉजिटिव बना देता है। और सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है। आपको पता है जो पेरियोडिक टेबल का पहला जो ग्रुप है, ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो पेरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है उसको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। और जो पेरियोडिक टेबल का दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। यानी जो पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे ही मेटल्स हैं। और मेटल की एक अहम प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, यानी मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देती हैं। अब हम इसकी स्टडी करते हैं। मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी का मतलब होता है सलाहियत, यानी मेटल्स के पास ये सलाहियत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दे। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? जो शेल होते हैं ना, आपको पता है दरमियान में क्या होता है? दरमियान में न्यूक्लियस होता है, बाहर शेल होता है। एक शेल होगा, ये दूसरा शेल होगा। ये मैं यहाँ पे सोडियम का ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे तीसरा शेल हो गया। जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, जो आउटर मोस्ट यानी आउटर बाहर वाला, मोस्ट सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। यानी जो सबसे आखिर वाला शेल होगा उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। और जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी जो सबसे बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। This property of a metal is termed as electropositivity और metallic character, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देना और खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाना, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। या फिर दूसरा नाम है इसका मेटालिक करैक्टर। क्यों? क्योंकि ये अलग करैक्टर जो है ये सिर्फ मेटल्स ही शो करती हैं, सिर्फ मेटल्स ही अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देती हैं। बाकी आप कोई भी नॉन मेटल ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप क्लोरीन को देख लें। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्लोराइड जिसे कहते हैं हम, वो नॉन मेटल है और वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करती। सिर्फ मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। द मोर इजीली अ मेटल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज। जितनी आसानी के साथ मेटल अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे, इसको हम कहेंगे कि वो उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एन एटम ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। फॉर एग्जांपल, सोडियम एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। अच्छा जी, जो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट के कितने इलेक्ट्रॉन है? हमने यहाँ पे भी देखा सोडियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि सोडियम का वो कितना है, क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले में 2 हैं, अगले में कितने हैं? अगले में 8 हैं, अगले में नेक्स्ट जो तीसरा है उसमें कितने हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, यानी सिर्फ बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो सोडियम सिर्फ इसी को लूज करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को। जो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके प्लस के साथ उसको उतनी ही इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। अब सोडियम ने कितने लूज किए, एक, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। आपको पता है 1 अगर जहाँ पे कुछ ना लिखा हो इसका मतलब होता है वहां पे 1 होता है। अगर आप Na+1 लिखे तो भी ठीक है, अगर आप सिर्फ Na उसके ऊपर प्लस का निशान जो है वो लगा दें तो भी इसका मतलब सेम है। इसका मतलब भी यही है कि यहाँ पे एक है, बेशक अगर आप ना भी लिखें। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम को देखें, जो मैग्नीशियम है वो दूसरे ग्रुप का एक जो है क्या कहते हैं दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम ये दूसरा ही ग्रुप है। आप बेरिलियम को ले लें बेशक, इसका बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम देख लें आप, बेरिलियम इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 4। इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 2 ही इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। अब जब बेरिलियम एक मेटल है, जब ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला शेल कौन सा, ये वाला, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो बेरिलियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बेरिलियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा B2+। ठीक है, यानी बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। नेक्स्ट है हमारे पास, सिमिलरली जिंक मेटल कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 2। यानी जो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसके वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उनमें से वो जितने को लूज कर रही है उसके ऊपर उतना ही चार्ज आएगा। ठीक है, सोडियम 1 लूज कर रही है तो उसके ऊपर +1 आ जाएगा, बेरिलियम 2 कर रही है तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट चलता रहेगा। जो है हमारे पास मैग्नीशियम दो लूज करेगी, उसके ऊपर 2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जो है हमारे पास पोटाशियम 1 लूज करेगी, उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ट्रेंड का क्या मतलब होता है, ट्रेंड का मतलब होता है रुझान। ठीक है, यानी क्या इसका जो है रुझान है, ये पेरियोडिक टेबल में कैसे बढ़ती है, कम होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब हम देखते हैं कि पेरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो किस तरफ से जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, किन एलिमेंट्स की बढ़ रही है, किन की कम हो रही है, क्या तरतीब है, उसको हम कहते हैं ट्रेंड। ठीक है, आपने सुना होगा ना आजकल ये ट्रेंड है, आजकल इस चीज का बहुत फैशन है या बहुत ट्रेंड है, यानी ये चीज आजकल इन है। इसी तरह हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को पढ़ेंगे कि इसका पेरियोडिक टेबल में क्या रुझान है, क्या ट्रेंड है, ये कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ ग्रुप में ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन ग्रुप के ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है या कम होती है। वो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ साइज ऑफ एटम इंक्रीज। अब मेरी बात सुने कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो ग्रुप में बढ़ती है। ग्रुप हम किसे कहते हैं, ग्रुप हम इसे कहते हैं जब आप डाउन द ग्रुप इस तरह मूव करते हैं ना कॉलम की फॉर्म में, ये हमारे पास ग्रुप होता है और ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास रो होता है। हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। ग्रुप में जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। किस तरह से बढ़ती है, इस तरह से बढ़ती है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम की बात कर लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इससे नीचे आप पोटाशियम का आ जाए, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19। अब आप सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसके 3 शेल बनेंगे, 1 2 और 3। पहले शेल में 2, अगले में 8 और उससे अगले में 11। अब आप पोटाशियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें, पोटाशियम का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो वो यूं होगा, पहले में 2, अगले में 8, अगले में 8 और उससे अगले में 1। पोटाशियम के 4 शेल्स बनेंगे। यानी डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता है, कम नहीं होता। डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता है। अब हम जो है न्यूक्लियस, दरमियान में क्या था, दरमियान में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, दरमियान में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो शेल्स है इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो दरमियान में न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यानी ये वाला जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद
पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब वो अपनी तरफ उनको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का शेल्स के ऊपर होल्ड है, काबू है, इसीलिए वो उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ये 3 शेल्स की बजाय 2 शेल्स हों, यानी ये बाहर वाला शेल ना ही हो, सिर्फ 2 शेल हो, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये 2 शेल्स को अपनी तरफ और मजबूती से खींचेगा। आपको पता है कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही नेगेटिव होते हैं। यानी इसके अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन है। यानी सोडियम के पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 11 ही प्रोटॉन है। इसीलिए ये जो है हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज है, ये इनको अपनी तरफ खींचता है। जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा और इसके ऊपर काबू हो जाएगा, किसका, न्यूक्लियस का। जबकि अगर आप डाउन द ग्रुप नीचे को मूव करें, ठीक है, तो जिस तरह पोटाशियम, पोटाशियम में क्या होगा, पोटाशियम के 4 शेल्स आ गए। पोटाशियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो यूं होगा, एक शेल, ये दूसरा शेल, और ये तीसरा शेल, और ये चौथा शेल। ये 4 शेल हो गए। अब ये इसके अंदर 4 शेल हैं, जबकि ये जो सोडियम का है, सोडियम के अंदर 3 शेल है। अब मुझे बताएं कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 3 शेल्स को अपनी तरफ ज्यादा मजबूती से खींच सकता है या 4 को? ऑब्वियसली जो 3 है इस पे ज्यादा मजबूती से खींचेगा, और ये जो 4 है ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो गया। इसका और इसका जो डिस्टेंस है, तीसरे शेल के साथ कम है और चौथे से ज्यादा है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये पहले शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा मजबूती से खींचेगा, दूसरे वाले को थोड़ा सा कम, जो तीसरा है वो थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, उसको और कम खींचेगा, और जो चौथे वाला उसको और कम खींचेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप देख लें कि क्लास में अगर 20 बच्चे होंगे, तो टीचर उन 20 बच्चों को ज्यादा अच्छा पढ़ाएगी। अगर 40 हो जाएंगे, तो टीचर जो है वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाएगी, हर एक बच्चे पे उतनी अच्छी नजर नहीं होगी। और अगर बच्चों की तादाद 60-70 हो जाए, फिर तो बहुत ही कम जो है वो टीचर का ध्यान होगा बच्चों की तरफ, और हर बच्चा अपनी मर्जी से कोई शरारत कर सकता है। इसी तरह ये है कि जब जितना इलेक्ट्रॉन का जो साइज है, सॉरी एटम का साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करना उसके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन का, जो है बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होगा। जिस तरह सोडियम है, सोडियम के अंदर 3 शेल्स हैं, तो सोडियम का इन इलेक्ट्रॉन को लूज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जो पोटाशियम है जिसके अंदर 4 शेल्स है, तो पोटाशियम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान होगा। मैंने आपको ये जो एग्जांपल दिए ना कि जितने कम बच्चे होंगे, अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों में से कोई शरारत करेगा तो टीचर को पता चल जाएगा। लेकिन अगर 40-60 होंगे तो टीचर का ध्यान थोड़ा कम होगा, बच्चे जो है वो इजीली अपनी शरारत वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितना एटम का साइज बड़ा होगा वो इजीली लूज कर देंगे। और जैसे जैसे आप नीचे ग्रुप में मूव करते जाते हो, तो क्या होता है कि एटम का साइज बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 है, नीचे पोटाशियम का 19 है, और जो नेक्स्ट इससे आगे होगा कैल्शियम, उसका उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन का लूज करना, जो है वो बाहर निकलना, अपने शेल को छोड़ना, वो इस आसान होता है। और जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे, वो उतना ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इसलिए हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करैक्टर जो है वो बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप किसे कहते हैं, सॉरी पीरियड। ग्रुप में तो हमने पढ़ लिया, पीरियड में हम देखते हैं कि पीरियड में इसका क्या ट्रेंड होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का। पीरियड किसे कहते हैं, जो रो में हो, जो इस तरह से होता है ना, ये पीरियड होता है। और जो यूं होता है इस तरह कॉलम की फॉर्म में ग्रुप, उसे हम ग्रुप कहते हैं। अब हम पीरियड में देखते हैं कि पीरियड में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का ट्रेंड क्या होता है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पेरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। इस तरह होता है ना पेरियोडिक टेबल, इस तरह एक पूरा टेबल है। जब आप लेफ्ट टू राइट इस तरह मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। मतलब जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उनका जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप इसकी थोड़ी कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी। जैसे जैसे आप इधर को मूव करते जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो एटम का साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है। एटम का साइज छोटा होता चला जाएगा,
तो वही वाली बात कि वो जितने शेल्स एटम के क्लोज आते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एटम का साइज इतना है तो जो आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इसका छोटा हो जाएगा, नेक्स्ट आप जाएंगे उसका और छोटा हो जाएगा, आप उससे आगे जाएंगे उसका साइज और छोटा हो जाएगा। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज छोटा होता है। मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था कि जो छोटा एटम होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड होता है। न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जितना साइज छोटा है यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इनके दरमियान ज्यादा अट्रैक्शन होगी या फिर इनके दरमियान एक पॉजिटिव ये है, एक ये नेगेटिव है, जाहिर सी बात है ये जो नजदीक पड़े हुए हैं इनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी। सेम इसी तरह के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नेगेटिव होता है, दरमियान में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे। ये जो जितना एटम का साइज छोटा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो चार्ज एक दूसरे के पास होंगे, उसका साइज उतना ही छोटा होगा। और यहाँ पे छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल होगा। इसी तरह अगर आप बड़े में देखें, ये जो है यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन का लूज होना, बाहर निकलना बहुत ज्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बड़ा है, न्यूक्लियस का अपने शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बहुत कम है, तो वो इजीली बाहर निकल जाएगा। और जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं यानी इस तरह पीरियड में मूव करते हैं तो एटम का साइज छोटा होता चला जाता है। एटम का साइज छोटा होता चला जाएगा मतलब उसके लिए एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल हो जाएगा। एटम का इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल हो जाएगा मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर जो है वो कम होता जा रहा है। Electropositive character decrease across the period from left to right in the periodic table because atomic size decrease due to increase of nuclear charge. जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ते रहते हैं तो फिर एटम का साइज छोटा हो जाता है। इट मीन्स एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड आर मोर मेटालिक, यानी जो पीरियड के स्टार्ट में, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो पीरियड के स्टार्ट में एलिमेंट्स होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे एज कंपेयर टू द एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ पीरियड। दिस करेक्टर डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर कम होता चला। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी वो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ सा बता देती हूँ। हमने वैसे जो है वो लास्ट थर्ड चैप्टर में इसको कंप्लीट और बहुत डिटेल में जो है एक लेक्चर में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत शॉर्ट सा बता देती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो हम किसी भी एटम में से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको देते हैं ताकि हम उस एटम में से उस इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ सोडियम का, ठीक है। सोडियम का ये स्ट्रक्चर है, ये पहला शेल है, ये सेकंड शेल है और नेक्स्ट जो है ये थर्ड शेल है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपने इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है किसमें से? सोडियम में से। तो आपको इस सोडियम को 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल सके। इसको बाहर निकालने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी आप उसको देंगे उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन इज 496 किलो जॉल पर मोल। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस तरह से रिलेट करती है? अब आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हम ट्रेंड पढ़ें तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों सेम एक ही तरीके से बढ़ती हैं और कम होती हैं। जिस तरह हमने कहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ग्रुप में जिस तरह डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, सेम इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होती है, सेम इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। दोनों का ट्रेंड सेम है। किस तरह से? आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया कि वो एनर्जी है जो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जब एटम का साइज छोटा होगा, एटम का साइज छोटा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ही ले लेती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। यहाँ से आपने हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का साइज जो है वो बहुत स्मॉल है क्योंकि इसका एक ही एटॉमिक नंबर है, इसके पास एक ही शेल है, इस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर एक है। इस हाइड्रोजन में से आपने
इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। 496 से ज्यादा एनर्जी को देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत मजबूती के साथ खींच रहा है, इसको बहुत मजबूती के साथ खींच रहा है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, जबकि जो सोडियम है, सोडियम के अंदर जिस इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करवाना है वो थर्ड शेल के अंदर प्रेजेंट है। यानी इसका न्यूक्लियस के साथ कितना ज्यादा फासला होगा, जबकि हाइड्रोजन में बहुत कम फासला था। अब ये जो थर्ड शेल है, ये न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है, न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है। तो इसके लिए हम जब हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, वो एनर्जी बहुत थोड़ी हमें देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, और इसी तरह अगर आप पोटाशियम में चले जाएं, पोटाशियम में कितने शेल होते हैं? पोटाशियम में 4 शेल्स होते हैं, इस तरह। ठीक है, क्योंकि पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 19 होता है। अब ये जो चौथा शेल है, इसका न्यूक्लियस से और ज्यादा फासला है। ठीक है, ये यहाँ पे तो खत्म हो जाता था और वो यहाँ पे खत्म होगा, इसका और ज्यादा फासला है। इसका मतलब है हमें बहुत सोडियम से भी कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस पोटाशियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, उससे भी कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और भी कम होगी। हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज जो है वो बहुत छोटा है। उससे उसके बाद किसकी होगी? उसके बाद सोडियम की होगी, क्योंकि सोडियम की हाइड्रोजन से कम होगी। और जो पोटाशियम है उसकी और ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू सोडियम। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की होगी, क्योंकि सबसे छोटा स्मॉल इसका साइज जो था, सबसे स्मॉल साइज हाइड्रोजन का था। उसके बाद जो है सोडियम की हाइड्रोजन से कम होगी, और जो पोटाशियम है उसकी सोडियम से भी कम होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सेम इसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी में जो है वो हम खुद रिमूव करवाते हैं इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या होते हैं कि वो खुद जो है अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहा है, लूज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है किसके साथ? आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। इन दोनों का ट्रेंड सेम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव character depend upon the ionization energy, which in turn depend upon size and nuclear charge of the atom. Small size atom with high nuclear charge have high ionization energy value. इसी तरह होता है ना कि अगर एटम का जो साइज है वो स्मॉल है, जिस तरह हाइड्रोजन का है, छोटा उसका साइज होगा, तो उसके पास उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मजबूती से खींचेगा और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर क्या होगा? वो भी उसका उतना ही कम होगा। In this way, atom having high ionization energy are less electropositive. यानी अगर एटम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी है उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, तो वो उतना ही लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और मेटेलिक है। ठीक है, लेस मेटेलिक है या फिर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। दैट इज द रीजन एल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट साइज एंड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, हम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी वो नहीं होती है का साइज बड़ा हो गया, हमें थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर आ जाएगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव में साइज बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए जो है वो लूज करना, एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी में जो है वो एनर्जी की वैल्यू कम होगी और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का खुद ब खुद रिमूव होना जो है वो आसान होगा। Therefore, they have the highest metallic character. For example, a comparison of sodium and magnesium metal is for understanding. यहाँ पे उन्होंने आपको सोडियम और मैग्नीशियम का दिखाया है कि जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या है? 11, जबकि जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर है 12। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
मैग्नीशियम जो है उसके थर्ड शेल में 2, जबकि सोडियम के थर्ड शेल में 1 प्रेजेंट है। अब जो सोडियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, 496 किलो जॉल पर मोल, और जो मैग्नीशियम है उसकी कितनी है, 738 किलो जॉल पर मोल। क्योंकि जब आप पीरियड में मूव करते हैं, सोडियम पहले पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है, और जो मैग्नीशियम है ये सेकंड ग्रुप में मूव है। यानी जब आप पीरियड में इस तरह से मूव करते हो, ये है हमारे पास सोडियम फर्स्ट ग्रुप का और मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का, लेकिन इन दोनों का पीरियड सेम है, ये एक पीरियड में इस तरह प्रेजेंट है। हमने कहा कि पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जो हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर वो कम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्योंकि एटम का जो साइज है वो स्मॉल हो जाता है। यहाँ पे अगर सोडियम का इतना साइज है तो मैग्नीशियम का जो साइज है वो छोटा होगा। साइज छोटा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम हो रहा है। The first ionization energy of magnesium is high, but the second ionization energy of magnesium is very high. क्यों? It become very difficult to remove second electron from magnesium as nuclear charge attract the remaining electrons strongly. अब ये होता है कि जब सोडियम में से सॉरी मैग्नीशियम में से, मैग्नीशियम का ये स्ट्रक्चर होता है दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। अब जो तीसरा शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एटम उसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसके पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। मतलब इसके पास अगर 12 प्रोटॉन है, 12 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी उतने ही होंगे। अब आपने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा लिया, मतलब आपके पास बाकी कितने रह गए, आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब हमने कहा था कि आपको पता है ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जब इनकी का नंबर जो था वो सिमिलर था, 11 इसके पास प्रोटॉन थे, 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इसका नंबर जो था वो सेम था। तब क्या था, इनकी अट्रैक्शन जो थी वो दोनों जो है वो एक दूसरे को उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, जब जितना ये तब करेंगे जब इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कम हो जाएगा। अब नेगेटिव के जो चार्जेस के नंबर है वो कम है और पॉजिटिव के ज्यादा है, तो ये इसको अपनी तरफ और ज्यादा मजबूती से खींचेगा। इसका मतलब है कि जब मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया था, अगर तब उसका साइज इतना था ना, तो जब इसने एक लूज कर दिया, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो इसका साइज इतना छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर यानी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, न्यूक्लियस को तो हमने छेड़ा ही नहीं, उसके साथ तो कोई हमने छेड़ कुछ भी नहीं सिखाया, जैसे जहां पड़ा हो वहीं पड़ा हुआ है, उसको तो हमने कुछ कहा ही नहीं। उसके अंदर जितने प्रोटॉन थे उतने अभी भी हैं, हमने तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, ये अभी भी 12 है। तो ये अब ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ और ज्यादा मजबूती से खींचेगा। तो एक तो आप आसानी से रिमूव करवा लोगे, लेकिन जब आपने दूसरे को रिमूव करवाना है तो इसके लिए आपको और बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई होती है, और जो दूसरी होती है वो उससे भी ज्यादा होती है। Similarly, all the elements of the alkaline earth metal have high ionization energy as compared to alkali metals. नेक्स्ट उन्होंने आपको एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है उसके मेटल्स के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है उसको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, और जो हमारे पास सेकंड पेरियोडिक टेबल का ग्रुप आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, और जो ये जो सेकंड ग्रुप है इसको हम कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स, इनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल, और जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी मेटल्स को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। जो हमारे पास एल्कली मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, ठीक है, और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि इस एटम की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, मतलब कोई भी आसानी से ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव करवा सकता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसका मतलब है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है।
यानी ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, इसका मतलब है ये किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टिविटी किसे कहते हैं, रिएक्शन इसे कहते हैं ना कि किसी दो एटम का आपस में रिएक्ट करना आसानी से, उसको हम कहते हैं कि ये इसकी रिएक्टिविटी है। अब जो एटम जितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसका मतलब है कि वो उतना ही रिएक्टिव है। जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, उसका एक मुकम्मल काबू है, होल्ड है अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, उसका मतलब है वो लीस्ट रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का 8वां ग्रुप है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है वो अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि वो लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है। और उनको नोबल गैसेस इसीलिए कहा जाता है। नोबल का क्या मतलब होता है, शरीफ। नोबल गैसेस यानी वो किसी से भी छेड़खानी नहीं करती, चुप करके बैठी हुई है पीरियोडिक टेबल के आखिरी ग्रुप में। नोबल है, शरीफ है, किसी को तंग नहीं करती, ना आप किसी का एक्सेप्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन, ना अपना लूज करती हैं, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। और ये जो एल्कली मेटल्स हैं, ये बहुत आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, इसका मतलब है ये हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।